में एज डाइटिशियन काम कर रही हूँ। मेरी स्पेशलिटी में डायबिटीज़, ओबेसिटी और कार्डियोमेटाबॉलिक डिजीज़ हैं। आज का प्रोग्राम का मकसद रमज़ान सेहत AQU के साथ सबसे बड़ा मकसद ये है कि आपके जहन में जो सवालात हों अपनी सेहत से मुतल्लिक, बीमारी से मुतल्लिक, जो आप रोज़ों के दौरान पूछना चाहेंगे, उसका सबसे अच्छा सलूशन हमारे पास ज़बरदस्त इस वक्त पैनलिस्ट पूरी टीम मौजूद है जो कि आपको आज आपके सवालों के जवाब देगी। इसके अलावा मैं ये भी बताती चलूँ कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हमारे पास उन मुस्तहिक अफराद के लिए वेलफेयर और ज़कात फैसिलिटी भी मौजूद है जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उन पेशेंट्स के लिए हम लाखों मरीज़ों का इस वक्त ट्रीटमेंट ज़कात और वेलफेयर फैसिलिटी के थ्रू कर चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप डोनेशंस अपने ज़कात फैसिलिटी के लिए ज़रूर अपने इस हॉस्पिटल में डोनेशन ज़रूर कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि इस माह मुबारक में आपको सवाब के साथ साथ लोगों के ट्रीटमेंट के जो एक अजर होता है वो भी मिले। इसके साथ साथ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ओवरऑल अगर हम देखें तो जितने मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, उसके अलावा हमारे पास क्लिनिकल लैब की फ़ैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। पूरे मुल्क में तकरीबन 290 क्लिनिकल लेबॉरेटरीज इस वक्त काम कर रही हैं और तकरीबन 120 शहरों में ये फ़ैसिलिटी मौजूद है जहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको ये भी गाइड करती चलूँ कि फ़ेसबुक हमारा पेज है AQUH पाकिस्तान। फ़ेसबुक पेज ज़रूर फॉलो करें इन्फॉर्मेशंस के लिए और मज़ीद मालूमात के लिए। अब हम अपने पैनल्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं जो हमारे पास हमारी टीम मौजूद है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारी टीम, हमारे एक्सपर्ट पैनल्स अपना इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर स्वालिहा तारिक है। मेरा ताल्लुक़ डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है। मैं एक कंसल्टेंट फैमिली फ़िज़िशियन हूँ और बीइंग अ फैमिली फ़िज़िशियन हम घर के तमाम अफराद का और उनकी तमाम बीमारियों का इलाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़तेह अली टीपू है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं आगा खान से एक लंबे अरसे से मुंसलिक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कमर मसूद है। मैं कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। डायबिटीज़ एक मेरी स्पेशलिटी है जिनको मैं डायबिटीज़ के मरीज़ों को देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुस्तम ख़ान है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी हूँ और मेरा स्पेशलिटी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रा सैयद है। क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में और मेरी स्पेशलिटी है नेफ्रोलॉजी, ओबेसिटी और कार्डियोमेटाबॉलिक डिजीज़ को डील करने की। तो सबसे पहले मैं सवाल अपनी पैनलिस्ट की टीम से करना चाहूँगी जिसमें हमारे कुछ आम सवालात आप भी पूछना चाह रहे होंगे। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर स्वालिहा से है। डॉक्टर स्वालिहा, ये बताइए कि बहुत ज़्यादा इस वक्त कोविड वैक्सीनेशन जो है इस वक्त हम अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, तो रोज़े के दौरान क्या लोग वैक्सीनेशन करा सकते हैं? जी, रोज़े के दौरान कोविड-19 वैक्सीनेशन जो हैं लोग करवा सकते हैं और उसमें मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आपको जो भी हिदायत दी जाती हैं जब आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो उन हिदायत को फॉलो करें और आप रोज़े के दौरान वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मेरा दूसरा सवाल होगा डॉक्टर कमर सर, आप ये बताइएगा कि जो लोग रोज़ा रख रहे हैं क्या आप उनको गाइड करेंगे कि या वो इंसुलिन रोज़े के दौरान लगा सकते हैं? क्योंकि अक्सर हमारे लोगों में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं इसके बारे में, तो आप बताना चाहेंगे? जी, देखिए अक्सर इंसुलिन जो लगाई जाती है वो तो खाने से पहले लगाई जाती है। तो अगर सहरी में कोई इंसुलिन लगा रहा है तो वो तो सहरी से पहले लगाएगा। इसी तरीके से जैसे हम बाज़ दफ़ा एडवाइस करते हैं अक्सर इंसुलिन के हवाले से कि इसको आप खाने से आधा घंटा पहले लगाएं या खाने से 15 मिनट पहले लगाएं। तो जैसे अफ्तार का वक्त हो गया, इस वक्त जनरली हमारी शुगर्स नॉर्मल होती हैं, थोड़ी सी लो साइड की तरफ जा रही होती हैं, तो हम कहते हैं कि आप अफ्तारी के दौरान अफ्तारी से 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले आप इंसुलिन लगा सकते हैं। इसमें कोई रोज़े पे कोई असर नहीं होता। बहुत शुक्रिया। मेरे एक सवाल होगा डॉक्टर रुस्तम आपसे, गैस्ट्रो से रिलेटेड आपकी स्पेशलिटी है, तो ये बताएगा कि जिन लोगों को तेज़ाबियत के मसले होते हैं या कब्ज़ की शिकायत शुरू हो जाती हैं रोज़े के शुरू के दिनों में, तो आपके हिसाब से उनको क्या एहतियात रखनी चाहिए कि उनके रोज़े महफूज गुजरें? बहुत अच्छा सवाल है। ये तेज़ाबियत, गैस और तेज़ाबियत का मसला बहुत आम है आजकल और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सुबह के टाइम सहरी के वक्त लोगों को टेम्पटेशन ये होती है कि खाना ज़्यादा खा लिया जाए ताकि दिन में भूख के असरात कम हों, तो वो लोग इसमें ओवर ईटिंग कर लेते हैं
या बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें का इस्तेमाल कर लेते हैं सुबह के टाइम पे, तो उसमें ये होता है कि शुरू में दिन के शुरू के हिस्से में उनको बहुत ज़्यादा गैसेस, ब्लोटिंग और तेज़ाबियत की शिकायत होती है। तो उस सूरत में ये है कि ऐसे लोगों को सुबह सहरी में एहतियात ये करनी चाहिए कि ज़्यादा मुरगन ग़िज़ा ना खाएँ, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें, और इसके जो तेज़ाबियत कम करने वाली दवाइयाँ का इस्तेमाल रेगुलरली जो अगर कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करें, जो ख़ास तौर पे ओमेप्राज़ोल ग्रुप की जो मेडिसिन हैं अगर सुबह ले ली जाएं तो इसमें तेज़ाबियत के असरात को ज़ायल किया जा सकता है। शुक्रिया बहुत बहुत सर, थैंक यू। डॉक्टर टीपू, आपसे एक सवाल ये है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, आपके हिसाब से वो रोज़ा किस तरह रखें, गुजारें, क्योंकि कभी भी ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, तो आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होगी कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए रोज़ा कितना महफूज है? हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं, रोज़ा रखना उन्हें मना नहीं है, लेकिन उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि उनका ब्लड प्रेशर किस किस्म का है। अगर सिंपल हाई ब्लड प्रेशर है जिसमें उन्हें 1 या 2 टाइम दवाई खानी होती है तो वो तो रोज़ा रख सकते हैं और अपनी दवाइयाँ सहरी और अफ्तार में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका कॉम्प्लेक्स किस्म का हाई ब्लड प्रेशर है जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और बहुत जल्दी जल्दी खानी पड़ती हैं, तो ऐसी सूरत में उनको अपने डॉक्टर से मशवरा करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो दिन की दवाइयाँ मिस करें तो फिर उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंपल हाई ब्लड प्रेशर में रोज़ा रखना मना नहीं है, सेफ़ है, लेकिन कॉम्प्लेक्स हाई ब्लड प्रेशर में जिसमें बहुत सारी दवाइयों की ज़रूरत हो उसमें डॉक्टर से मशवरा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द आंसर। नेक्स्ट सवाल है मिस फ़रा आपसे, क्योंकि आपके ग़िज़ा की एक्सपर्टीज़ है, मुझे ये बताइए कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं इस वक्त जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए हेल्दी अफ्तारी या सहरी में क्या उनको अच्छे ऑप्शंस आप बताना चाहेंगी? अच्छा, जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं जो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, उनको बेहतर चीज़ ये है कि शुगर कंट्रोल रहे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल करें, जिसका मकसद ये है कि भूसी वाली चीज़ें जैसे कि दलिया, जौ का या गंदम का या चक्की वाले आटे की रोटी, पराठे, कम से कम ऑयली चीज़ें, शुगरी आइटम्स या शुगरी ड्रिंक्स आफ्टर अफ्तार को कम से कम लें। नमक वाली चीज़ें, जो कि हमारी एक प्रैक्टिस होती है कि फ्रूट चाट जो नेचुरल शुगर है उसी में हम चाट मसाले और शुगर डाल देते हैं, तो वो एडॉन्स उसके शुगर हो जाती है, तो उसको कम से कम इस्तेमाल करें। और फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल कम से कम करें, बेकरी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कम से कम करें। कोशिश करें कि जितनी भी नेचुरल सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करें। फ्रूट्स हैं, खजूर आप खा सकते हैं, खजूर में शुगर वालों पेशेंट्स का कोई वो नहीं है कि वो नहीं ले सकते हैं। सहरी में कोशिश करें कि चपाती है उसका इस्तेमाल कर लें, या जौ या गंदम का दलिया है, लस्सी का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहे। ठीक है, थैंक यू फ़रा। और इसमें मैं थोड़ा एडिशन ये करूँगी कि क्योंकि इस वक्त हीट वेव एक्सपेक्टेड है, टेम्परेचर अच्छा खासा गर्म है और गर्मियों के रोज़े हमारे पास हैं, तो हमें हाइड्रेशन को बैलेंस करना है कि आप सहरी में 3-4 ग्लास पानी मैक्सिमम लीजिए, और अफ्तारी से लेकर सहरी तक आपको तकरीबन 6-7 ग्लास पानी का इस्तेमाल रखना है और कैलकुलेटेड रखना है, ताकि जिस्म में आप पानी की कमी या डिहाइड्रेशन की शिकायत आपको ना हो। मेरा अगला सवाल होगा इस वक्त डॉक्टर सालेहा आपसे कि जो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन हैं हमारे यहाँ, उनमें रोज़े का क्या आपको लगता है कि किस तरह का प्रिस्क्रिप्शन आप बताना चाहेंगी कि क्या उनका ख्याल उनको रखना चाहिए? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर मोती ख़ान। उसके लिए मैं ये एडवाइस करूँगी कि पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबिलिटी होती है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हमारे मज़हब इस्लाम में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान रोज़ा ना रखने की छूट भी दी गई है। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट खातून हैं और वो हेल्दी हैं, उनमें हिम्मत है और वो रोज़ा रखना चाहती हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में वो रोज़ा रख सकती हैं। लेकिन मैं उनको ये एडवाइस करूँगी कि वो सबसे पहले अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करें और उनकी एडवाइस पर वो रोज़ा रख सकती हैं, और अपनी बाकायदा जो भी उनको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं वो दवाइयों का इस्तेमाल वो उनकी हिदायत के मुताबिक वो जारी रखें। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी या एंड ऑफ प्रेगनेंसी में चूँकि मदर की कैलोरिक रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है और बच्चे की नशोनुमा भी हो रही होती है, बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ज़रा रोज़ा रखना मुश्किल हो जाता है। रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेबी की उम्र क्या है। अगर बेबी की उम्र 6 महीने से कम की है तो उस वक्त बेबी जो है वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे होता है और मदर उन्हें बार बार जो है ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं। चूँकि आजकल जो है गर्मी के मौसम के रोज़े हैं और बहुत लंबे रोज़े हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि प्यास ज़्यादा लग जाए और डिहाइड्रेशन की पॉसिबिलिटी है। सो अगर बेबी की उम्र जो है वो 6 महीने से कम है और एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पर है,
तो मदर के लिए शायद मुश्किल हो सकता है। अगर बेबी की उम्र 6 महीने से ज़्यादा है और वो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ वीनिंग डाइट पर है और मदर मुतमईन है कि वो दिन में 3-4 दफ़ा खाना ले सकते हैं और उसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग भी जारी है और मदर हेल्दी हैं, तो फिर वो आराम से रोज़े रख सकती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके प्रिसाइज और बहुत एक्सप्लेन जवाब का। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर कमर सर, ये बताइएगा कि रोज़े के दौरान शुगर कब कब चेक की जा सकती है और क्या रेंजेस आप एडवाइस करेंगे कि शुगर तो चेक कर लें लेकिन उसमें कितनी रेंज की शुगर्स हम मेंटेन करें? जी जी, तो जैसे हम सहरी हो गई, तो सहरी से पहले जैसे आम हालात के अंदर हमें अपनी शुगर्स को नॉर्मल रखना है 80 से 120 तक, तो हम अपनी शुगर्स को 80 से 120 तक मेंटेन रखेंगे। इसी तरह लेकिन सहरी के बाद आम तौर पे लोग आराम करते हैं, जैसे आजकल सहरी का वक्त जल्दी हो जाता है, तो जब हम सोकर उठे हैं या जिसे कहना चाहिए अगर हम 10 बजे अपनी शुगर चेक कर रहे हैं या सहरी के हम 2 से 3 घंटे बाद अपनी शुगर चेक कर रहे हैं, तो इस वक्त अगर हमारी शुगर 120 से लेके 180 और अप टू 200 तक है, तो ये एक अच्छा नंबर कहलाएगा कि हमारा बकिया दिन भी सेफ़ रेंजेस में गुजर सकता है। इसी तरह दोपहर में अगर किसी वक्त हमने शुगर चेक की है और वो हमारी 100 से 140 के बीच में है, और इसी तरीके से अगर अफ्तारी से पहले हम शुगर चेक कर रहे हैं और वो 80 से लेके 120, 140 तक की रेंज के अंदर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छी रेंजेस हैं। इसमें हमारी शुगर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी, 200 प्लस होगी आफ्टरनून के अंदर अफ्तारी से पहले, तो बढ़ी हुई शुगर की वजह से हमें बार बार यूरिन पास करना होगा और हमें पानी की कमी का एहसास हो सकता है, प्यास हमें ज़्यादा लगेगी। तो सेफ़ रेंजेस हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं, इनको सेफ़ रेंजेस में हम अपनी शुगर्स को रखेंगे। ये भी बहुत अहम है कि रोज़े के दौरान हमारी शुगर लो ना हो और बहुत ज़्यादा बढ़े भी नहीं। इसी तरीके से अफ्तारी के बाद या खाने के 2 से 3 घंटे के बाद हम अपनी शुगर चेक करें तो वो भी बहुत ज़्यादा ना हो, उनकी रेंज भी जो है वो 100 से लेके 180 के बीच में हो, ताकि शुगर का रमज़ान एक बहुत ही अच्छा मौका है कि हम अपनी शुगर्स को अच्छे कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने वज़न को जो है मुतनासिब कर सकते हैं। तो इसमें ग़िज़ाई एहतियात और अपनी दवाओं को डॉक्टर के मशवरे से आप उसको अल्टर करें, चेंज करें, जैसे आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपका जवाब का बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा कि उनको अपनी परफेक्टली ग्लूकोज कंट्रोल के साथ कितना अच्छा रोज़ा गुजारना है। मेरा अगला सवाल ये है डॉक्टर रुस्तम आपसे कि जिन लोगों को फैटी लिवर या जिगर में चिकनाई का मसला हो जाता है या कुछ लोगों को हेपेटाइटिस के एक्यूट या इनिशियल फेजेस होते हैं, ऐसे लोग जिगर के अमराज में जो मुब्तला हो, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा रोज़े के दौरान? इसमें 2 सवाल आपने कर दिए। एक सवाल फैटी लिवर है। फैटी लिवर या ओबेसिटी या ओवरवेट हमारे मुल्क में तकरीबन 25% के अराउंड 30% के अराउंड लोग ओवरवेट या ओबीस हैं, और इनमें ज़्यादातर लोगों में फिर फैटी लिवर का, जिगर में चिकनाई की ज़्यादती का उनसर भी पाया जाता है। रमज़ान एक बेस्ट टाइम है कि आप फैटी लिवर को एड्रेस कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तकरीबन 14 से 16 घंटे का वक्फा होता है जिसमें आदमी कुछ खाता पीता नहीं है। तो इसमें जिस्म बॉडी के अंदर जो फैट्स है उसको मेटाबोलाइज करके उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करता है। तो लिहाजा रमज़ान एक बेस्ट टाइम है कि आदमी फ़ैटी लिवर के ऊपर कंसंट्रेट करे और इस टाइम का फ़ायदा उठा के फ़ैटी लिवर को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा सवाल आपका एक्यूट हेपेटाइटिस है। एक्यूट हेपेटाइटिस में आम तौर पे लोग यंग लोगों में होता है, लेकिन एल्डरली बड़े उम्र के लोग जिनमें दूसरी बीमारियां उनमें भी हो सकता है, लेकिन ये लोग ज़्यादातर यंग होते हैं। खाने पीने की या पानी की कोई बेहतियाती की वजह से, अनहाइजीनिक कोई एक्सपोजर होने की वजह से ये वायरल हेपेटाइटिस से पीलिया हो जाता है। तो आम तौर पे ये लोग चूँकि इनको बार बार मतली या उल्टी की सिम्टम भी होते हैं और इनको हम एडवाइस करते हैं कि वक्फे से कुछ ना कुछ खाएं पिएं। तो लिहाजा एक्यूट हेपेटाइटिस में अगर रोज़ा ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है, और बाद में इसकी जो कंपनसेशन या इसकी जो क़ज़ा है वो बाद में की जा सकती है। लेकिन अगर उसमें बार बार खाना पीने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें उनकी बीमारी बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हो सकते हैं। तो
तो लिहाजा ऐसे लोगों को ये एडवाइस की जाती है मेडिकल ग्राउंड्स पे कि वो रोज़ा कज़ा कर लें। जबकि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या जो जिनको काला पीलिया जिनको कहते हैं, इसमें भी 2 ग्रेड होते हैं। एक होता है कंपनसेटेड, बीमारी कंट्रोल में है, और एक डीकम्पनसेटेड, बीमारी कंट्रोल में नहीं है। बीमारी कंट्रोल में जो नहीं है उनमें बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, पेट में पानी है, कभी खून की उल्टी हुई है या जिगर में कैंसर के असरात पैदा हो गए हैं। तो ऐसे लोगों में बीमारी चूँकि ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को भी रोज़ा रखने से अपने उलमा से उसका जो फ़िदिया है या उसका जो जुर्माना बाद में देने के लिए है वो पूछ के वो कर सकते हैं और रोज़ा ना रखें। जबकि अगर कंपनसेटेड सिरोसिस है जिसमें वो आराम से रोज़ा रख सकते हैं, उनकी किसी सेहत पे कोई असरात गलत मुज़र असरात नहीं होंगे, तो वो लोग रोज़ा रख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर टीपू आपसे कि कुछ पेशेंट्स इस वक्त जिनको कोई हार्ट की सर्जरी प्लान्ड हो या कार्डियक पेशेंट्स हो जिनकी कोई सर्जिकल प्रोसीजर प्लान्ड है, तो क्या वो डिले कर सकते हैं उस प्रोसीजर को कि रमज़ान के बाद अगर वो सर्जरी कराना चाहें, या ऐसा कोई क्राइटेरिया है आपके जहन में? अच्छा, देखें, रमज़ान की वजह से सर्जिकल प्रोसीजर को डिले करना तो बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। सर्जिकल प्रोसीजर में डिपेंड करता है कि सर्जिकल प्रोसीजर कितना जल्दी नौयत का है, कितना अर्जेंसी है, उसमें वो डॉक्टर ही बता सकता है। अगर बहुत अर्जेंसी है और बहुत ऐसा प्रोसीजर है जिसको करना जल्दी ज़रूरी है, तो मेरे ख़्याल में उसमें कोई डिले नहीं करना चाहिए, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से रियायत है उसमें। लेकिन अगर किसी का सर्जिकल प्रोसीजर ऐसा है कि जिसे प्लान किया जा सकता है बाद में, तो वो अगेन कार्डियोलॉजिस्ट बता सकता है, तो ऐसी सूरत में फिर उसको टाइम के हिसाब से किया जा सकता है। आई थिंक जो हार्ट की डिज़ीज़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो रोज़ों में बहुत फ़ायदा हो सकता है, इस सेंस में कि सिंपल हार्ट की डिज़ीज़ में जिसमें कि दवाइयाँ बहुत फ्रीक्वेंट ना खानी पड़ें, उसमें 2 चीज़ों का बड़ा फ़ायदा हो सकता है रोज़ों में। एक तो ये कि सिगरेट छोड़ने का प्लान कर सकते हैं, सिगरेट बासानी छोड़ी जा सकती है, जो हार्ट के मरीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये कि वज़न बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सकता है, उसका प्लान किया जा सकता है, और वज़न कंट्रोल करके ब्लड प्रेशर भी बेहतर होता है, हार्ट की डिज़ीज़ भी बेहतर होती है। तो आई थिंक रोज़े के फ़वाइद तो बहुत सारे हैं, लेकिन सर्जरी डिले करना मुनासिब नहीं होगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सवाल डाइट से रिलेटेड है अगेन। फ़रा कुछ सवाल आया कि एसिडिटी और जो ब्लोटिंग या गैसेस के जो मसले हो जाते हैं कि शुरू रोज़ों में लोग बहुत ज़्यादा एकदम से लंबे रोज़ों के बाद अफ्तारी करते हैं, बहुत ज़्यादा पोषण खा लेते हैं कभी कभी, तो शुरू के 2-4 दिन में लोगों को फ़ौरन से एसिडिटी और ब्लोटिंग की शिकायत शुरू हो जाती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि रमज़ान का सोच के हम ये सोचते हैं कि शायद हमने अब फास्ट करना है 14-15 घंटे का, तो जो सहरी होती है वो ये सोच के की जाती है कि अब शाम में कुछ खाएंगे, और जब अफ्तार करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अब सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। तो जब हम ओवर स्टफ़ अपने आप को करते हैं तो वो आपको एसिडिटी कॉज करती है। फिर दूसरी चीज़ हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम फ़ौरन ही सहरी या अफ्तारी करके बाज़ दफ़ा लेट जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो ट्रिगर्स करती हैं आपकी एसिडिटी को, उसमें है कॉफ़ी, कैफ़ीन, जैसे कि आपने चाय कॉफ़ी वगैरह पी, उसमें जो है ना बाज़ दफ़ा आपकी वो चीज़ें जो हैं वो एसिडिटी को बढ़ा देती हैं। प्लस अफ्तार के फ़ौरन बाद ही अगर आप अपना रोज़ा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि जो शुगरी ड्रिंक्स हैं या सोडा ड्रिंक्स हैं अगर उनसे खोलें तो ये एसिडिटी को और इंक्रीज़ कर देती है। फ्राइड आइटम्स, जितनी भी स्पाइसी वाली चीज़ें जिनमें मिर्च मसाले ज़्यादा हों, तो वो भी एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देती है। कोशिश ये करें कि आप जो है कम से कम चिकनाई, कम से कम मिर्च मसाले सहरी और अफ्तारी में इस्तेमाल करें। ऊपर वाला नमक कोशिश करके कंट्रोल करें, उसको ऐड ऑन ना करें अपनी डाइट में। फिर जितनी भी प्रोसेस फूड्स हैं उनको भी कम से कम इस्तेमाल करें। दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें सहरी और अफ्तारी में, तो वो आपकी एसिडिटी और ब्लोटिंग को कंट्रोल करेगा। ओके, थैंक यू फ़रा। क्योंकि अभी डाइट का डिस्कशन है तो मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में सेहत क्लिनिक, न्यूट्रिशन क्लिनिक शुरू हो चुकी है। रमज़ान की गाइडलाइंस और डाइट प्लान्स के लिए आप क्लिनिक्स में आ सकते हैं। 700 रुपीज़ में इकोनॉमिकल प्राइस में आप अपना पूरा मेडिकल हिस्ट्री के साथ और न्यूट्रिशन हिस्ट्री के साथ अपने डाइट प्लान्स और रमज़ान के डाइट प्लान्स बनवा सकते हैं। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा UN नंबर मौजूद है 021119111 पे भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल होगा डॉक्टर सोलेहा, आप ये बताना चाहेंगी कि रोज़े में एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स हैं? एक्सरसाइज रोज़े के दौरान करना कैसा है? ओके, इसके लिए मैं ये कहूँगी कि रमज़ान में अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना वज़न कम कर सकते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज आप जारी रख सकते हैं। अगर कोई एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो अपनी एक्सरसाइज को जारी रखें।
बेस्ट टाइम एक्सरसाइज करने के लिए आफ्टर अफ्तार है, तो 2 आवर्स आफ्टर अफ्तार आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इवन आफ्टर तरावी पढ़ने के बाद भी आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इवन हम जो 20 रकत तरावी पढ़ते हैं उसमें भी हमारी अच्छी फिज़िकल एक्टिविटी हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कमर, एक सवाल आया है कि एक सवाल है कि ग्लूकोफेज 3 दफ़ा दिन में कोई ले रहे हैं साहब, और उनको रोज़ा रखना अलाउ भी कर दिया गया है, तो रोज़े के दौरान 3 दफ़ा हम इस मेडिसिन की डोज़ को, या मेटफॉर्मिन कह लें, इसकी डोज़ को किस तरह एडजस्ट करेंगे? जी, इसमें ये कर सकते हैं कि जो सहरी में आप सुबह जो डोज़ लेते हैं वो आप अपनी सहरी में ले सकते हैं। दोपहर वाली डोज़ को और शाम वाली डोज़ को दोनों को मिला के आप अफ्तारी के बाद लिया जा सकता है। तो ग्लूकोफेज का असर लंबे वक्त तक रहता है, तो दोपहर वाली डोज़ को आप अफ्तारी पर ले जाएं। ओके, शुक्रिया। एक और सवाल आया डॉक्टर रुस्तम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक पेशेंट ने पूछा है कि जनवरी में उनको जॉन्डिस हुआ था, अब बिलीरुबिन उनका 1.8 है, तो क्या वो रोज़ा रख सकते हैं? इसमें सिर्फ बिलीरुबिन ही नहीं देखी जाती, इसमें लिवर के एंजाइम का भी देखा जाता है, ALT, AST एंड अल्कलाइन फास्फेटेज। आमतौर पे एक्यूट हेपेटाइटिस में पहले एंजाइम बढ़ते हैं और एंजाइम फिर सेटल पहले होते हैं और उसके बाद फिर बिलीरुबिन बढ़ती है और फिर वो सेटल होती है। तो 1.8 बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर इसके साथ एंजाइम अगर नॉर्मलाइज हो गए हैं तो रोज़ा रखा जा सकता है, ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगता। थैंक यू। डॉक्टर टीपॉप से सवाल है कि क्या मरीज़ स्टैटिन या कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेना रोक लें रमज़ान के रोज़े के दौरान, क्या पॉसिबल है ये? नहीं, बिल्कुल भी ना रोकें, दवाई तो बिल्कुल नहीं रोकनी चाहिए, और जो डॉक्टर आपको मशवरा दे रहा है वो दवाई ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। रमज़ान में दोनों बातें हो सकती हैं, अगर आप परहेज़ रखें अपना और अफ्तार में वो वाली चीज़ें ना खाएं जो बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स होते हैं, और सहरी में बहुत मुरगन ग़िज़ाएँ ना इस्तेमाल करें, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो सकता है। इनफैक्ट स्टडीज़ हुई हैं जिसमें लोगों ने देखा है कि रमज़ान में गुड कोलेस्ट्रॉल बेहतर हुआ है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम हुआ है। तो ये स्टडी से प्रूवन है, लेकिन आई थिंक हमारी पॉपुलेशन में ये अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम है कि हम बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खा रहे होते हैं रमज़ान में, तो ये भी हो सकता है कि वो सारा जो फ़ायदा है रोज़ों का वो ज़ाया कर दें हम। तो मेरे ख़्याल में एक चीज़ जो हमारे एक सीनियर कहा करते थे कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं या जो डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, वो रोज़ा ज़रूर रखें लेकिन अफ्तार ना करें। इससे मतलब ये है कि ट्रेडिशनल अफ्तार ना करें, तो ये है कि सादा अफ्तार करें, तो उनको जो फ़वाइद मिलेंगे रोज़े के वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो ट्रेडिशनल अफ्तार को अवॉइड करना चाहिए, स्टैटिन बंद करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर। अगेन मेरा सवाल अब डाइट से रिलेटेड आ रहा है। फरा, प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स के लिए अगर उनको रोज़े रखना डॉक्टर ने अलाउ कर दिए हैं, तो उनके लिए डाइट में आप क्या सजेशंस देंगी? अच्छा, ज़्यादातर जो जितनी भी हमारी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जो हैं अपनी फ्रूट्स वेजिटेबल्स की इंटेक ज़्यादा रखें ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। पानी की इंटेक सहरी और अफ्तारी के बाद कम से कम भी 8 से 12 ग्लास तो रखें ताकि उनकी जो है वो मिल्क की सेक्रीशन जो है वो कम ना हो। प्लस ये कि आप जो है जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं उनको कम से कम लें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बेकरी के प्रोडक्ट्स को कम रखें। सहरी में आप चपाती अगर आपको लगता है कि ड्यूरिंग दैट टाइम आपको भूख ज़्यादा लगती है, तो आप अपनी सहरी में जैसे सालन है या अंडे वगैरह का इस्तेमाल है, वो प्रोटीन्स में ही आता है, तो उसका इस्तेमाल कर लें ताकि आपको जो फास्टिंग आवर्स हैं वो आपके अच्छे से गुजर जाएँ। प्लस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि चक्की वाली चीज़ों का इस्तेमाल और फ्रूट्स का जैसे सहरी में भी और अफ्तारी में भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर रुस्तम, एक सवाल आया है कि किसी का फिस्टुलोटमी हुई हो, हेमोरॉइड के पेशेंट हैं ये, और उनको लीफ लॉक्स कोई वो मेडिसिन सुबह और रात की ले रहे हैं और उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी है। सो उसके दौरान अब क्या किया जाए कि फिस्टुलोटमी और हेमोरॉइड्स में जो कि रिसेंटली ऑपरेट हुआ है उसमें क्या आप मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन बताएंगे, लीफ लॉक्स सुबह रात के अलावा, उसके अलावा? देखिए, इसमें अगर रिसेंटली हेमोरेक्टमी अगर हुई है तो ऐसे लोगों में फिर कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए फाइबर्स का इस्तेमाल, हाइड्रेशन, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होना
और लीवोफ्लॉक्सासिन मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं। लिफ्लॉक्स जी, हाँ, बीडी तो 500 मिलीग्राम। 500 मिली, इसमें तो आमतौर पे वंस डेली भी ये डोज काफ़ी होती है और इसमें रोज़े को किसी तरह से इंटरप्शन नहीं होती। मेनली कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना है, हाइड्रेशन अच्छी रखनी है और मेडिसिन जितनी डॉक्टर ने कही है वो इस्तेमाल करनी। ओके, थैंक यू। और इसमें मैं कुछ ऐड ऑन कर देती हूँ कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का एक सवाल है, इसी के हेमोरॉइड्स के मरीजों को बहुत तकलीफ दे होता है कब्ज़ इनके लिए, जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ होते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप हाइड्रेशन अच्छी रखें और खाने में कुछ एक्स्ट्रा फाइबर लेना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बेकरी की चीज़ें इतनी होती हैं कि फ्राइड आइटम्स भी मैदे से बने हुए होते हैं और जो रोल समोसे हैं दे आर मेड फ्रॉम मैदा एंड वाइट फ्लावर, दैट क्रिएट्स कॉन्स्टिपेशन। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अलसी के बीज 1 चाय का चम्मच पीस के सहरी में ज़रूर दूध के साथ या किसी सीरियल में या कोई दलिया में डाल के ज़रूर लेना शुरू करें। पानी का इस्तेमाल जितना अच्छा रखेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन उतनी रिलैक्स रहेगा। एक और चीज़ ये है कि अफ्तारी के साथ ही डिनर करने की कोशिश करें। अफ्तारी में जो खाने का पोर्शन है उसमें फ्राइड चीज़ों को कम रखें, जिससे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और हाजमा देर से काम करता है जब आप बहुत ज़्यादा रिच और ऑयली खाना खाते हैं। तो ऑयली चीज़ों को अवॉइड करके चना या बीन सैलड्स हैं इनको फोकस करते हुए रोटी के साथ जो भी खाना होता है उसको इनकॉर्पोरेट करें, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगेन मैं बार बार कहूँगी कि हाइड्रेशन अच्छी रखना बहुत ज़रूरी है। सो अफ्तारी से लेके बेड टाइम तक या सहरी तक जितना अच्छा पानी पीते जाएंगे 1-1 घंटे पे, हाइड्रेशन जितनी अच्छी रहेगी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस उतने ही आपके मिनिमाइज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा एक और सवाल है डॉक्टर कमर के मेरे कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो कि वेट लॉस के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं, लेकिन वो मेडिकल टर्म्स में यूज़ किए जाते हैं, प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। रोज़े के दौरान क्या ऐसी मेडिसिन या इंजेक्शंस लिए जा सकते हैं जैसे ट्रूलिसिटी है या विक्टोज़ा? जी, रोज़े के दौरान आप ऐसी मेडिकेशंस ले सकते हैं। इंजेक्टेबल कोई चीज़ लेने से रोज़े पे असर नहीं होता। तो अगर आप पहले से लेते हुए आ रहे हैं जो मेडिकेशंस के नाम लिए गए, तो इनको आप रोज़े के दौरान जारी रख सकते हैं। आप इसको, चूँकि ये इसमें से एक मेडिकेशन तो दिन में 1 दफ़ा लगती है, तो ये आप अगर रोज़े में भी लगा सकते हैं, वरना ये आप शाम के वक्त में जब अफ्तारी के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो मेडिकेशन आपने तज़किरा किया वो हफ्ते में 1 दफ़ा लगती है, तो वो मेडिकेशन भी आप रोज़े के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ज़्यादा कंफर्टेबल अगर बग़ैर रोज़े के हैं तो अफ्तारी के बाद भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। एक सवाल आया है थायराइड से रिलेटेड, जो लोग थायराइड के मरीज़ हैं वो लोग थायरॉक्सिन या मेडिसिन का इस्तेमाल कैसे करें रोज़े के दौरान? तो आम तौर पे जैसे हम थायरॉक्सिन के हवाले से लोगों को कहते हैं कि सुबह आप नाश्ते से 1 घंटे पहले लें। तो अगर आप सहरी में जल्दी उठ जाते हैं और उठकर अपनी थायरॉक्सिन ले लेते हैं और उसके आप तकरीबन 45 मिनट्स तक का आपको टाइम मिल जाता है सहरी से पहले, तो ये बहुत अच्छा वक्त होगा। अगर आपके ख़्याल में इस वक्त बहुत मुश्किल है कि टाइम कम होता है और आप 45 मिनट्स का वक्फ़ा नहीं दे सकते, तो एक अच्छा टाइम ये कि अगर आपने रात का खाना खा लिया और उसके 2-3 घंटे बाद तक आपने कुछ नहीं खाया, तो आप सोने से पहले अपनी थायरॉक्सिन ले सकते हैं। तो थायरॉक्सिन का असूल ये कि खाली पेट ली जाती है, यानी खाना आपका पेट खाली हो चुका हो और आप थायरॉक्सिन लेने के बाद इसको तकरीबन पौन घंटे से घंटे तक का टाइम दे देते हैं कि ये मैदे से जज़्ब हो जाए, फिर आप अपना खा पी सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, एक सवाल आया डॉक्टर सालेहा कि किसी साहब का जो है सिंगल किडनी है, उनकी एक किडनी है और वो अल्हम्दुलिल्लाह फिट भी हैं, तो क्या उनके लिए रोज़े में कोई स्पेसिफिक मसला है या वो रोज़ा रख सकते हैं एक किडनी के साथ, एक गुर्दे के साथ? जी, तो इसमें ये है कि इन्हें अपना किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो चेक कराना चाहिए। अगर आपका किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है तो तो आप रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी एडवाइस करूँगी कि आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर लें। चले, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी, एक सवाल ये है कि इसका खैर जवाब मैं भी दूंगी और हमारे एक्सपर्ट पैनल से जिनको एक्सपर्टीज़ जिनको अच्छी लगे वो ज़रूर दें कि मल्टीविटामिन का इस्तेमाल किडनी के ऊपर कितना इफेक्ट डालता है और क्या मल्टीविटामिन हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ड्यूरिंग पेंडेमिक इस वक्त जो कोविड के दौरान जितने इन्फेक्शंस के अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस आ रही हैं कि मल्टीविटामिन कौन सी लें, बहुत सारे लोग खुद सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं मल्टीविटामिन की, जिसमें विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, ई, ये कुछ मिनरल्स और विटामिन्स जो हैं वो आपके जिस्म में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं।
तो गुर्दे के मसले हों या ना हो, हार्ट के प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, एक जनरल अगर हम पॉपुलेशन को एक सजेशन दें तो अपनी किसी भी फिजिशियन या डाइटिशियन के कंसल्टेशन किए बगैर कोई भी मल्टीविटामिन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें विटामिन्स के अलावा मिनरल्स भी होते हैं और ये मिनरल्स गुर्दे के ख़ास तौर पे जो मरीज़ होते हैं उसके अंदर मिनरल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में वो ऊपर नीचे होता है। तो बेहतर तो ये है कि मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, कंसल्टेंट या डाइटिशियन से ही मशवरे के बाद ही यूज़ किया जाए। बाकी डॉक्टर टीपू आप जवाब देंगे? हाँ बिल्कुल, एक तो ये पहली बात है कि मल्टी वाइटामिन्स के बारे में एक चीज़ सोच लें कि जो रिफाइंड फार्म में वाइटामिन्स मिल रहे हैं उनका वो बेनिफिट नहीं है जो अल्लाह ताला ने नेचुरल फार्म में चीज़ों में बनाया है। तो अगर सारी दुनिया नेचर की तरफ पलट रही है तो अगर हम भी नेचुरल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करें बजाय इसके कि रिफाइंड कैप्सूल्स के चक्कर में पड़ें, तो मैं तो ज़्यादा ये अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि नेचुरल चीज़ें खाएँ, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें जिसमें सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट बात तो यही है कि नेचर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा जी, एक और सवाल आया है माइग्रेन से रिलेटेड। सो डॉक्टर रुस्तम अगर आप जवाब दें कि बहुत सारे लोग जो है कंप्लेन करते हैं कि माइग्रेन का दर्द होता है रोज़ों के दौरान, तो इसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, माइग्रेन के लिए कुछ तो डाइटली ट्रिगर्स होते हैं, अगर उनको आप अवॉइड करें, बाकी जो मेडिसिन इसको कंट्रोल करने वाली हैं, एनाल्जेसिक जो प्रिस्क्राइब की होती हैं वो रेगुलर इस्तेमाल करें, तो मेरे ख़्याल में रोज़े को इंटरफेयर नहीं करेगा, माइग्रेन भी कंट्रोल रहेगा और रोज़ा भी चलता रहेगा। ओके, और डॉक्टर सवाले आपका क्या कहना है इसके मामले में माइग्रेन से रिलेटेड? जी, और मैं एडिशनली ये भी कहूँगी कि अफ्तार से लेकर सहरी तक ये पानी का एडिक्वेट इस्तेमाल करें, क्योंकि कभी कभी पानी की कमी से भी जो है वो डिहाइड्रेशन से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। और तो अपनी हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह इनके अलामात जो हैं वो अंडर कंट्रोल रहेंगी। राइट, और इसके अलावा एक और ये भी बात है कि खाली पेट, अगर आपने सहरी बहुत कम पोर्शन मिली और आपका 15-14 घंटे का रोज़ा है तो खाली पेट से भी एसिडिटी भी एग्रेवेट होती है, लेकिन माइग्रेन भी ट्रिगर करता है। अच्छा जी, एक और सवाल है डॉक्टर रुस्तम के कुछ लोगों को तेज़ाबियत के मसले होते हैं। अब ये सवाल ये आया है कि तेज़ाबियत का मसला किसी को बढ़ जाता है अगर वो दही का इस्तेमाल करें, तो मेरा सवाल फ़रा से भी होगा और डॉक्टर रुस्तम से भी होगा कि क्या ऐसा कुछ आपने कभी पेशेंट की कंप्लेंट्स फेस की हैं? कई लोग इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट करते हैं। मेरे ख्याल में दही खट्टा, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है, खट्टी दही से ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। आमतौर पे देखा कि ये क्या है कि दही या इवन आप पानी भी पीते हैं तो उससे भी जो स्टमक के अंदर जो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाता है, तो दही बेनिफिशियल इफेक्ट है रादर देन कि इसका हार्मफुल इफेक्ट है एसिडिटी के ऊपर। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत खट्टा दही ना हो, उससे एसिडिटी बढ़ सकती है। थैंक यू। फ़रा आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? वही बात है, डॉक्टर रुस्तम को सेकंड करूँगी कि अगर कुछ एसिडिक फूड्स होते हैं जैसे कि लेमन है, लाइम है, इनका एसिडिक लेवल ज़्यादा होता है तो ये एसिडिटी को प्रोड्यूस करते हैं। बट दही अगर खट्टा ज़्यादा होगा तो कुछ पेशेंट्स में या कुछ लोगों में वो एसिड क्रिएट करेगा, अदरवाइज़ वो उसको रिलीव ही करता है और गट हेल्थ के लिए ओवरऑल वो काफ़ी बेहतर है। तो ऐसा कोई लिंक्ड नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक खाने की कोई स्पेसिफिक चीज़ से एसिडिटी ज़्यादा होती है या आपको कंप्लेंट्स होती हैं तो आई थिंक आपको शायद टॉलरेंस का लेवल इतना अच्छा ना हो। सो ओवरऑल दही का जिक्र हो रहा है तो इट्स गुड एज प्रोबायोटिक भी है, सो हम तो प्रमोट करते हैं, मगर अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसकी जगह आप दूध का इस्तेमाल या उस दूध की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सवाल ये आया है कि डॉक्टर सवालिहा के टीनेजर्स या बच्चे जो इस वक्त अभी स्कूल भी ऑफ हैं और रोज़ा भी रखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहती हैं कि उनको किस रेंज के रोज़े और किस वक्त रखने चाहिए और क्या उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए? जी, बच्चे और टीनेजर्स रोज़ा रख सकते हैं। इस्लाम के लिहाज से तो जब बच्चे प्यूबर्टी की एज पे पहुंचते हैं तो उन पे रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है, तो इसमें एज टू एज वेरिएशन हो सकती है। अगर बच्चे हेल्दी हैं और वो कोई मेडिकेशंस वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और तो वो आराम से रोज़े रख सकते हैं। मैं उन पेरेंट्स को ये एडवाइस करूँगी कि वो रमज़ान शुरू होने से पहले कुछ दिनों पहले उनको कुछ आवर्स के लिए फ़ास्टिंग करा के देख लें, और अगर बच्चे अच्छी तरह से टॉलरेट कर सकते हैं तो वो आराम से फिर रोज़े रख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अफ्तार से लेकर सहरी तक उनके खाने पीने का ख्याल रखें, हेल्दी डाइट, एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, ये काफ़ी होगा।
थैंक यू सो मच। डॉक्टर कमर, एक सवाल ये है कि हमें क्योंकि शुगर के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा हमें देख भी फॉलो भी कर रहे होंगे, एक सवाल ये आया है कि रोज़ा हमें कब खोल लेना चाहिए पूरे दिन में? अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आए शुगर के मरीज़ के साथ, तो किस हालात में हमें इस इजाज़त है कि हम रोज़ा खोल लें? जी, तो एक तो ये कि अगर हमारी शुगर 70 मिलीग्राम से कम हो गई है या हमें शुगर्स की सिम्टम्स शुरू हो गई हैं, तो अगर हमारी शुगर कम होती है तो उसकी कुछ अलामात ये होती हैं कि हमें ये फ़ील होता है कि जैसे हमारा जिस्म अंदर से जैसे कहना चाहिए कि हमें ट्रेम्बलिंग हो रही है, तो कपकपी तारी होने लग जाती है और ठंडे पसीने आने लग जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। और ऐसी सिम्टम्स अगर हमें शुरू हो गई हैं और हम शुगर चेक करें वो अगर हमारी 70 से कम है, तो ऐसे वक्त पे हमें अपना रोज़ा जो है वो खोल देना चाहिए और बाद में अपने डॉक्टर से अपनी मेडिकेशंस को एडजस्ट कराना चाहिए कि भाई रोज़े के दौरान मेरी शुगर लो हो गई है, और बाद में आप इसको क़ज़ा कर सकते हैं, बाद में रख सकते हैं। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर आपकी शुगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई हैं रोज़े के दौरान, तो अगर 300 से ऊपर शुगर आपकी चली गई है और ऐसा दोपहर में हो रहा है या शाम के औकात में ऐसा हो रहा है और आपको प्यास बहुत शदीद लग रही है और बार बार आपको पेशाब आ रहा है, और इसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता मतली या उल्टी वाली कैफियत भी साथ शामिल हो गई है, तो इसका रिस्क हो सकता है कि कहीं आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ तो नहीं जा रहे जो कि एक एमरजेंसी है। तो ऐसी सूरत में भी फिर लिक्विड्स का इस्तेमाल, फ्लूइड्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ा दिया जाता है। अगर इंसुलिन पर हैं तो एक्स्ट्रा डोसेजेस इंसुलिन की ली जाती हैं, तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा आप खोल दें। लेकिन अगर सहरी के 2 घंटे के बाद आपने शुगर चेक की, वो 300 से ऊपर है और आपने अपनी मेडिकेशन ली हुई हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 2-4 घंटे के बाद आपकी शुगर दोबारा नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में रोज़ा खोलना ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोपहर के औकात में, शाम के औकात में आपकी शुगर 300 से ज़्यादा है और मज़ीद आगे बढ़ रही है घंटे घंटे पे चेक करने के ऊपर, तो ऐसी सूरत में आप रोज़ा अपना खोल दें। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर टीपू, आपसे एक सवाल ये आया है कि ये साहब कह रहे हैं कि इनका लास्ट मंथ बाईपास हुआ है, तो क्या ये डॉक्टर से मशवरे के बगैर रोज़ा रख सकते हैं? नहीं, इनको डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। बाईपास हुआ है और पता नहीं इनके हार्ट की कंडीशन कैसी है। अगर किसी का हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो और उनको बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ दी जा रही हैं जो पेशाब लाने वाली दवाइयाँ होती हैं जिनका इस्तेमाल समटाइम्स किया जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में रोज़ा रखना मुनासिब नहीं होता। तो बेहतर तरीका यही है कि अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या सर्जन से मशवरा करें और उसके बगैर ना रखें। ये बात याद रखें कि हार्ट की बीमारी का भी मुख्तलिफ रेंजेस हैं। अगर हार्ट की बीमारी इतनी ज़्यादा है और उसने हार्ट को बहुत ज़्यादा वीक कर दिया है और उसमें कुछ ऐसी दवाइयों की बार बार ज़रूरत पड़ती है जो पेशाब लाने वाली दवाइयाँ हैं, या बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी दवाइयाँ दिन में खानी पड़ती हैं, तो ऐसी सूरत में रोज़ा रखना मुनासिब नहीं है। उसका फिर बदल करना चाहिए जो भी है मज़हब के लिहाज से। ओके, थैंक यू सर। एक अगला सवाल है डॉक्टर रुस्तम कि सहरी के बाद अक्सर बहुत ज़्यादा गैसेस की कंप्लेन होती हैं, तो उसका क्या आप कोई ऐसी ओवर द काउंटर मेडिसिन या कोई प्रिकॉशन बता पाएंगे कि बहुत ज़्यादा गैसेस अगर सहरी के बाद हो जाए तो किस तरह उसको केटर किया जाए? जी, उसके लिए मेरे ख्याल में एक तो ओवर ईटिंग को अवॉइड करना चाहिए कि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा लोग ओवर ईटिंग इस टेम्पटेशन की वजह से कि पूरे दिन में भूख ना लगे, तो उसको थोड़ा मॉडरेट दरमियाना रवि इख्तियार करें। बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ों का इस्तेमाल ना रखें। और इसके अलावा जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप की जो मेडिसिन हैं वो बहुत अच्छी एसिड को कंट्रोल करती हैं, तेज़ाबियत को कंट्रोल रखती हैं। सुबह सहरी से पहले अगर एक टैबलेट खा ली जाए तो पूरे दिन वो उसकी एसिडिटी को कंट्रोल रखेगी। तो ये ओवर द काउंटर मेडिसिन अवेलेबल हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन मॉर्निंग में सहरी से पहले ले लेगा तो पेशेंट तो उसको इससे तकलीफ़ से छुटकारा मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। फ़र एक सवाल है कि मॉडरेट एनीमिया है, खून की कमी है और उनको यूजुअली कमज़ोरी रहती है,
तो क्या एडवाइस जाएगी एक एनीमिक पेशेंट को, एक एनीमिक खातून को कि रोज़े भी अच्छे गुजरें और उनको डाइट में क्या चीज़ें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है? अच्छा, जिनको एनीमिया की शिकायत होती है उनके लिए एडवाइस ये है कि वो आयरन रिच सोर्सेज यूज़ करें, जैसे कि आपने बीफ, मटन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया। साथ में इसके एब्जॉर्प्शन के लिए आप विटामिन सी वाली सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छे से मिल सके। अगर जैसे आप अपना कोई मीट का आइटम लेते हैं, जैसे कि आपने कोई चिकन, फ़िश या बीफ, मटन लिया, उसके साथ अगर आप एक नींबू पानी का ग्लास भी ले लें या उसी के ऊपर ही वो डाल लें तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन को प्लस कर देती है। पर जितनी भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें जो है वो आयरन की, जैसे कि पालक वगैरह, वो एक अच्छी सोर्स है। आप हमारे कुछ पाकिस्तानी खाने ऐसे भी हैं जो कि वेजिटेबल और मीट के साथ ही बन जाते हैं, वो भी एक अच्छी सोर्स हो सकती है कि आप उसका इस्तेमाल करें। दैट्स इट। I would like to add कि dates is a very good source of iron, so you can take 3-4 dates for aftar, और in fact आप सहरी में भी ले सकते हैं, so it's a very rich source of iron. ओके, राइट। मेरा अगला सवाल डॉक्टर टीपू, एक सवाल ये आया है कि ये साहब पूछ रहे हैं कि इनको पेस मेकर, इनका प्रोसीजर प्लान्ड है मगर अब रमज़ान आ गए हैं, तो क्या ये डिले कर सकते हैं पेस मेकर का प्रोसीजर, और क्या ये रमज़ान के बाद करा सकते हैं, और अगर रोज़ा रख लें तो इसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं होगा उनकी सेहत पे? पेस मेकर का प्रोसीजर डिले करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और ये अपने कंसल्टेंट से एडवाइस लें। अगर वो समझते हैं कि पेस मेकर जल्दी डालना ज़रूरी है इनकी लाइफ के लिए, तो रोज़ों की वजह से उसको डिले नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अगर खाली पेस मेकर का इशू है और पेस मेकर डल जाता है और हार्ट वीक नहीं है, तो ये रोज़े आसानी से रख सकते हैं पेस मेकर लगवा करके। लेकिन पेस मेकर को रोज़ों की वजह से डिले नहीं करना चाहिए। उसकी कितनी अर्जेंसी है वो कार्डियोलॉजिस्ट बता सकता है जो इनको देख रहा है। ओके, ठीक है, थैंक यू जी। एक सवाल ये आया है कि ये रमज़ान से अलग क्वेश्चन है, क्योंकि किसी ने कहा है कि माय फादर इज़ हैविंग कैंसर, उनके फादर को कैंसर है, तो किस तरह वो रोज़ा नहीं रख सकते, मैं डाइट कैसे फॉलो करें? मैं तो सिंपल ये अपने जितने कैंसर के पेशेंट्स उनको ये मशवरा दूंगी कि आप बाहर का कुछ मत खाइए। इस वक्त आपके वाइट ब्लड सेल काउंट्स और न्यूट्रोफिल काउंट्स पे डिपेंड करेगा। बहुत ज़्यादा कैंसर के बाद जो लोग ट्रीटमेंट से गुजर के कमज़ोरी और क़ुव्वत मुदाफ़त की तरफ, जो कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त की तरफ होते हैं, उनके लिए सिंपल ही मशवरा होगा कि आप 3-3 घंटे पे अपने खाने को प्लान कर लें। दिन में 2 से 3 दफ़ा या 4 मरतबा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वो भी फ्रेशली उसी वक्त धो के और काट के फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए। सब्जियों को खाने में इनकॉर्पोरेट करें। नाश्ता, लंच और डिनर, तीनों वक्त का जो खाना है उसको वक्त पे फिक्स टाइम पे लीजिए। बीच में स्नैक्स के तौर पे कोई मिल्क शेक या जो कैलोरिक डेंस शेक्स बन सकते हैं, जैसे हम लस्सी या स्मूदीज़ हैं, मिल्क शेक्स हैं, कुछ ओरल सप्लीमेंट्स बताए जाते हैं, वो ज़रूर कंटिन्यू करें। और 3-3 घंटे पे खाने से आपका जिस्म में पानी की जो कमी है वो भी नहीं डेवलप होगी, और जो क़ुव्वत मुदाफ़त सही बेहतर करने वाले फूड ग्रुप्स हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आपका सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, गोश्त का इस्तेमाल है। उसके अलावा आपके पास जितना इस वक्त दालें हैं, बीन्स वगैरह हैं, सारे फूड ग्रुप्स को मिला जुला के इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि बाहर से कोई चीज़ आई हुई ना खाएं, और बहुत दिन तक कोई फ्रीज़ खाना, फ्रिज में देर तक कोई रखा हुआ या एक्सपोज्ड टू फ्रिज या एक्सपोज टू एयर टेम्परेचर का खाना इस्तेमाल ना करें। तो सिंपल स्ट्रैटेजी ये है कि सारे फूड ग्रुप्स कवर हों, 3 घंटे पे शॉर्ट मील्स लेते रहिए, पानी का इस्तेमाल, लस्सी, दूध, योगर्ट, स्मूदीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें जो कि फ्रेशली होममेड होना चाहिए। इसके अलावा अगला सवाल हम ये देखते हैं। डॉक्टर सवाल आपसे ये सवाल है, मेरे पेरेंट्स थोड़े एजड हैं एंड रोज़ा रख रहे हैं, एज अ डॉक्टर आपकी क्या एडवाइस है? आपसे एक तो कंसल्टेशन का उन्होंने रिक्वेस्ट की है, आपसे कंसल्टेशन करना चाहेंगे, तो एजड लोगों के लिए हवाले से आप रोज़े में क्या मशवरा देना चाहेंगी? ओके, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि अगर खुदा न खास्ता अगर उन्हें कोई लॉन्ग टर्म इलनेस या बीमारी है तो सबसे, और वो कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, तो सबसे पहले वो अपनी दवाइयाँ जो हैं बाकायदगी से लेते रहें, और उसके लिए अपने फ़िज़िशियन के मशवरे को फ़ॉलो करें। खाने पीने के लिहाज से अब ये है कि उन्हें अपने अफ्तार और सहरी के वक्त जो है हेल्दी डाइट इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल खजूर का इस्तेमाल करें, और दही, लस्सी जैसे हमने उसको डिस्कस किया है। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उसका इस्तेमाल करें, और मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो कुछ खाने के लिए ले लें, ठीक है, मतलब लाइक अपने अफ्तार के वक्त, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद कुछ एक स्नैक ले लें, फिर अफ्तार, डिनर, एंड देन सहरी के वक्त प्रॉपर हेल्दी सहरी को फॉलो करें। और उसके साथ साथ पानी का इंटेक भी बहुत ज़रूरी है।
और शुगरी ड्रिंक या फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह को अवॉइड कीजिए। और आजकल फिर गर्मी का मौसम है तो अवॉइड करें कि धूप के वक्त जो है वो बाहर ना निकलें, रेस्ट करें और जो उनकी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो उनको जारी रखें। और थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक सवाल है फ़रा, मैं आपसे करना चाहूँगी कि लिथोट्रिप्सी हुई है रिसेंटली पेशेंट की और किडनी स्टोन रिमूवल हुआ है, क्या उनके पास डाइट में कोई ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो उनको एहतियात करनी है किडनी स्टोन्स के लिए? अच्छा, पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो स्टोन कौन सा है। कैल्शियम ऑक्सलेट ज़्यादातर हमारी स्टोन्स की एक वो होती है, या ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों में मसला आता है। तो पानी की इंटेक अपनी अच्छी रखें ताकि वो पेन आपको दोबारा ना हो। वज़न अगर आपका ज़्यादा है तो रमज़ान में बेनिफिट है कि आप रोज़े से अपना वज़न कम कर सकते हैं, जो फास्टिंग होती है। और उसमें अगर आपका अफ्तार और सहरी में आपका मील अगर सब्सिडाइज हो, प्लान्ड हो, तो उसमें आपका वज़न बहुत अच्छे से कम हो सकता है। और अगर कैल्शियम ऑक्सलेट वाली चीज़ें आप इस्तेमाल कम से कम करें या ना करें तो ये स्टोन रीफॉर्म नहीं हो सकते हैं। तो वो कैल्शियम और ऑक्सलेट की थोड़ी सोर्सेज अगर आप बता दें। कॉफ़ी है, चॉकलेट है और पालक वगैरह वाली सोर्सेज में ज़्यादा ऑक्सलेट होता है तो उनको अवॉइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं साथ साथ आपको ये भी बताती जाऊँ कि हमारी वेबसाइट है hospitals.aqu.edu। आप यहाँ हमारी वेबसाइट पे फॉलो करके बहुत सारे डाइट की, रमज़ान की, न्यूट्रिशन की टिप्स भी फॉलो कर सकते हैं, सैम्पल मेन्यूज़ फॉलो कर सकते हैं, कुछ आपके लिए हेल्दी मॉडिफाइड रेसिपीज़ और ड्रिंक्स भी वहाँ मौजूद हैं। तो आप हमारी वेबसाइट hospitals.aqu.edu को फॉलो करके ये चीज़ों से फ़ायदा ले सकते हैं। डेली आप वहाँ पर हमारी टिप्स मौजूद देखेंगे रिलेटेड टू ग़िज़ा एंड रोज़ा। अच्छा जी, इसके अलावा एक सवाल ये आया है जो मैं पूछना चाहूँगी, जो भी हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट हमें जवाब देना चाहें कि डायलिसिस के किसी मरीज़ का अगर हफ्ते में एक दिन डायलिसिस हो रहा है तो क्या उनके लिए सेफ़ है कि वो रोज़ा रख पाएँ? इसके लिए हमारे पास कोई एक्सपर्ट ओपिनियन हमारी तरफ से आना चाहेगा? देखिए, इसमें अगर डायलिसिस हफ्ते में एक दिन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि काफ़ी एडवांस उनको किडनी डिजीज़ है। तो ऐसी सूरत के अंदर रोज़े को अवॉइड करना बेहतर है। एक बीमारी है और अल्लाह की तरफ से रुख्सत भी है, तो इसको अवॉइड करना, क्योंकि पानी की कमी भी मसाइल पैदा कर सकती है। और दूसरा फिर जो खाने पीने की तब्दीली हमारे अंदर आती है रमज़ान के दौरान, यानी फ़्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें पोटाशियम का एक इशू आ सकता है कि आपका पोटाशियम ना बढ़ जाए। तो इसलिए एक तो रोज़े को अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के मशवरे से कर लें। जहाँ तक मेरी राय ये है कि इतनी एडवांस किडनी डिजीज़ में रोज़े पे यानी किडनी फंक्शंस के ऊपर इसके थोड़े मुज़र असरात हो सकते हैं, तो इसको अवॉइड करें। और रोज़ा अगर नहीं भी रख रहा है तो अफ्तारी के वक्त, जब सारा घर अफ्तार पे बैठा हुआ है, उस वक्त खाने पीने में एहतियात करें फ्लूइड के हवाले से, क्योंकि अगर पानी बहुत ज़्यादा चला जाएगा या खट्टे फ्रूट्स का, खजूर का, केले का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा तो पोटाशियम आपका बढ़ सकता है। तो रोज़ा नहीं भी रख रहा है तो अफ्तार में के वक्त में एहतियात करें खाने पीने में। थैंक यू सर। अच्छा जी, एक सवाल ये आया है डॉक्टर रुस्तम कि गैस्ट्रिक अल्सर, एक्टिव गैस्ट्रिक अल्सर है जो कि ब्लीड कर रहा है लास्ट मंथ और उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, तो आप उसके मामले में रोज़े का क्या आपका प्रिस्क्रिप्शन होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। किसी शख्स को अगर एक्टिव पेप्टिक अल्सर है तो इसमें खाली पेट रहने से एसिड का अल्सर के ऊपर बुरा असरात होते हैं। जब आदमी कुछ ना कुछ खाता पीता रहता है तो वो मैदे के अंदर एसिड को डाइल्यूट करता रहता है। तो ऐसे सूरत में उसको रोज़ा रखने की बजाय रोज़ा छोड़ना चाहिए और अल्सर की जो बाकायदा ट्रीटमेंट है उसको जारी रखना चाहिए, और इस तरह से वो इसको कंपनसेट कर सकता है। अगर वो रोज़ा रखेगा तो उसकी अल्सर और वर्स हो जाएगी, तो दवाइयाँ जारी रखे और इस दौरान वो रोज़े को छोड़ सकता है। थैंक यू। डॉक्टर जीपो, एक सवाल यह है, वैसे फ्लूइड का एक क्वेश्चन आया है कि जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उन कुछ पेशेंट्स को फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन होती है डॉक्टर्स की तरफ से, तो क्या वो रोज़ा रखें और फ्लूइड को कंट्रोल कैसे रखें, ये आप बताएंगे, अपना मशवरा देंगे? बिल्कुल सही, ये मैंने पहले भी टच किया था इसको थोड़ा सा। ये वो लोग होते हैं जिनका हार्ट बहुत वीक होता है और जिनको हम पानी कम पीने को कहते हैं और जिनको लेसिक्स नाम की दवाई मिल रही होती है जिससे बार बार पेशाब आता है, तो ऐसे लोगों को आमतौर से हम रोज़ा रखने को मना करते हैं। लेकिन उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, वो अगर इजाज़त दे तो रखें वरना ना रखें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं बार बार पेशाब आने से।
और पानी की कम, चूँकि कहा जाता है कि पानी कम पिएँ तो वो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा करें, और आम तौर से इन मरीज़ों को रोज़ा रखने से मना किया जाता है। थैंक यू सर। ओके जी, अच्छा, एक सवाल ये आया था कि पानी रोज़ों के दौरान 24 घंटे में कितना लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये है कि एवरेज 1 से 2 लीटर पानी, 8 से 9 10 ग्लास तक पानी एवरेज हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिन लोगों को फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल जनरल लोगों के लिए मशवरा होगा कि सहरी में 4 से 5 ग्लास पानी, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम सहरी, शुरू से लेके और दरमियान तक थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 ग्लास पानी पॉसिबल हो तो ज़रूर पीजिए। लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए सहरी में। इससे ये होता है कि आपको पूरे दिन की प्यास की जो एक फीलिंग है वो नहीं आती है गर्मियों के अंदर, और आपके जिस्म में पानी जो है अच्छा रिटेन रहता है। अफ्तारी से लेके बेड टाइम तक, अफ्तारी से लेके आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या फिर बेड टाइम तक, सोते तक 3 से 4-5 ग्लास अपने काउंट करके लेना शुरू कीजिए। और अपनी डाइट में सैलड्स और कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें, जिसमें 70% नेचुरली पानी वैसे भी मौजूद होता है। तो ये बेहतरीन चीज़ होगी कि आप अपने सहरी और अफ्तारी में अपने फ्लूइड या पानी को कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन आप 8 ग्लास तक तो अपना हाइड्रेशन पानी का अच्छा रख सकते हैं। इसी के साथ जो लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल करते हैं रोज़े के दौरान, तो ये याद रखें कि कॉफ़ी या चाय में जो कैफ़ीन है वो आपका यूरिन का जो आउटपुट है वो बढ़ा सकती है, तो पानी की कमी वैसे हो जाएगी। तो अफ्तारी तक तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन सहरी में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल ना करें। उसमें पानी और लस्सी और ठंडे दूध पे या नॉर्मल टेम्परेचर के दूध पे ज़्यादा फोकस करें ताकि आपके जिस्म में पानी की कमी ना हो। अच्छा जी, इसके अलावा एक और सवाल ये आया है कि ग़िज़ा से रिलेटेड है फ़रा, कि वो पूछ रहे हैं कि बहुत सारे मिथ्स हैं कि वाटरमेलन या तरबूज़ का इस्तेमाल रात को नहीं करना चाहिए, कुछ सब्जियां या फ्रूट्स हम रात को नहीं खाने चाहिए। तो ऐसे कोई मिथ्स हैं कि कोई नुकसानात होते हैं जिस्म के ऊपर अगर लेट नाइट कोई फ्रूट्स खाए जाएं, या ऐसी कोई चीज़ है? अच्छा, बाज़ दफ़ा ये कुछ मिथ्स ऐसे हैं जो फ्रूट हम कट करके खाते हैं या जैसे कोई वेजिटेबल्स हम कट करके रखते हैं तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो सम टाइम्स हो सकता है कि वाटरमेलन, क्योंकि उसका एक बड़ा नाजुक फल है, तो उसमें बाज़ दफ़ा जो है वो बहुत जल्दी वो ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसको सिर्फ एहतियात ही करें कि जिस टाइम आपने खाना है उसी टाइम में उसको कट करें। बट ये कोई मिथ है कि इसका कोई क्लियर रिजल्ट नहीं है कि इसकी वजह से अगर आप रात में खाएंगे तो आपको डायरिया हो जाएगा या ब्लोटिंग हो जाएगी। इट्स क्लियरली अ मिथ कि इसकी वजह से कुछ ऐसा नहीं होता है। ओके जी। डॉक्टर टीबू, एक सवाल ही आया है कि क्या इन्हेलर यूज़ किया जा सकता है रोज़ों के दौरान, जिन लोगों को इन्हेलर एडवाइस किया गया हो? इन्हेलर में भी मैं डॉक्टर कमर से पूछना चाहूँगा इस बारे में, मजहबी लिहाज से क्या इसका वो है, मुझे आइडिया नहीं है। सर बताइएगा ज़रूर। जी डॉक्टर टीपू, मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे। इन्हेलर्स का इस्तेमाल, चूँकि वो हलक में दवाई जाती है इससे और नीचे भी उतरती है हलक से, तो इन्हेलर्स का इस्तेमाल तो मना है। लेकिन आप अगर एस्थमा के पेशेंट्स हैं और रोज़ा रखना चाहते हैं तो पहले आप अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से या अपने फिजिशियन से आप, अब चूँकि इन्हेलर्स ऐसे आ गए हैं जो दिन में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बाज़ ऐसे हैं जो दिन में 1 दफ़ा भी इस्तेमाल होते हैं, तो उन पर अगर आपके पल्मोनोलॉजिस्ट या आपके फिजिशियन जो हैं वो आपके इनको एडजस्ट कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है रोज़े के दौरान इन्हेलर इस्तेमाल करने की, आपका एस्थमा वर्स हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपका चेस्ट बहुत टाइट हो रहा है और आपको इन्हेलर लेना है, तो ऐसी सूरत में फिर आप अपना रोज़ा अफ्तार कर दें, इन्हेलर ले लें। थैंक यू सो मच सर। इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ कि हमारे पास एक ऑनलाइन क्लिनिक्स की रिक्वेस्ट भी आई हुई है, तो मैं आप सबको बताती चलूँ कि हमारा UN नंबर जो है मौजूद है 021-111-911-911, जहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रमज़ान सेहत क्लिनिक और रमज़ान न्यूट्रिशन क्लिनिक्स हमारी एक्टिव हैं, टेली क्लिनिक्स भी हो रही हैं। आप इसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और UN नंबर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर सवाल है, एक सवाल ये आया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, क्या उनकी लैक्टेशन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है जब वो रोज़ा रखती हैं? तो देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं अगर वो रोज़ा रख रही हैं तो फिर उनको अपनी डाइट और अपने फ्लूइड इंटेक, मतलब पानी के इस्तेमाल को बहुत अच्छा रखने की ज़रूरत है। तो अगर वो रोज़ा रख रही हैं तो फिर वो दिन में एटलीस्ट 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर तो ज़रूर लें। उसके साथ साथ फिर दूध, दही, लस्सी का इस्तेमाल और प्रॉपर न्यूट्रिशन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स ये सब हों। अगर वो हेल्दी डाइट लेंगी तो उनके ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई असर नहीं होगा और वो आराम से फिर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं।
थैंक यू डॉक्टर सोलिया। डॉक्टर रुस्तम, एक सवाल ये आया है कि रोज़े के दौरान क्या एंडोस्कोपी कराई जा सकती है? लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी अर्जेंसी क्या है। अगर एंडोस्कोपी इलेक्टिव प्रोसीजर है तो उसको रमज़ान के बाद भी किया जा सकता है। अगर वो बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ करें किसी को जीआई ब्लीड हो रहा है तो उस वक्त तो उसको अर्जेंसी है, उसमें एंडोस्कोपी करके उसको अंदर से क्लॉट करने की नीड है, तो ऐसी सूरत में की जा सकती है। लेकिन अगर एक इलेक्टिव किस्म का प्रोसीजर है तो उसको हम रेफ़र कर सकते हैं और रमज़ान के बाद भी की जा सकती है। ओके, थैंक यू सर। एक सवाल यह है कि वेट मैनेजमेंट के हवाले से हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको ये बताती चलूँ, जैसे मैं यूएन नंबर शेयर कर रही हूँ, वेबसाइट और क्लिनिक्स के आपको एड्रेसेस बता रही हूँ। आप ये कर सकते हैं कि हमारे पास वेट लॉस न्यूट्रिशन वेट लॉस क्लिनिक्स भी मौजूद हैं, और अब हमारे यूएन नंबर और वेबसाइट को फॉलो करते हुए अपॉइंटमेंट्स भी बुक करा सकते हैं, और प्रॉपर अपना मेडिकल हिस्ट्री के साथ न्यूट्रिशन प्लान्स फॉर वेट लॉस आप बनवा भी सकते हैं, और रमज़ान के हवाले से भी न्यूट्रिशन प्लान्स बनवा सकते हैं। इसके अलावा डायबिटिक एक पेशेंट का सवाल आया डॉक्टर कमर, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए शुगर का वो कौन सा लेवल है जब उन्हें रोज़ा ख़त्म कर देना या खोल लेना चाहिए? जी, तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अगर आपकी शुगर लो हो गई है 70 से कम और आपको सिम्टम्स शुरू हो गए हैं, जैसे जिसमें कपकपी का तारी हो जाना, ठंडे पसीनों का, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, शदीद कमज़ोरी, चक्कर, भूख, और शुगर आपकी कम है 70 से कम है, तो ऐसी सूरत में आप रोज़ा खोल देंगे। और दूसरी सूरत ये कि अगर आपकी शुगर 300 से ज़्यादा है और अगर ऐसा दोपहर के वक्त में हो रहा है और शाम के वक्त में हो रहा है और शुगर आपकी मज़ीद आगे ऊपर बढ़ रही है, तो ऐसी सूरत में भी आप रोज़ा खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं अपने पैनल्स का बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन किया। इसमें अपनी एक्सपर्ट एडवाइजेस आप लोगों ने हमें मशवरे बहुत अच्छे दिए। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि हमारे पैनल्स जो हैं, क्योंकि रमज़ान इंशाल्लाह शुरू होने वाले हैं, तो मैं चाहूँगी कि सबके कोई एक्सपर्ट ओपिनियंस, टेक होम मैसेजेस अगर आप लोगों के आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो प्लीज़ ज़रा बताएं ज़रूर। ठीक है, सबसे पहले मैं तो आपको सबको ये एडवाइस करूँगी कि रमज़ान के दौरान हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, जिसमें अफ्तार से लेकर सहरी तक आप लोगों का एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक होना चाहिए। जैसे पानी के इस्तेमाल पे आप भरपूर तवज्जो दें, बहुत ज़्यादा जो है फ़िज़ी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए। खाने में सारे फूड ग्रुप्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स को शामिल कीजिए। बहुत ज़्यादा फैटी और स्पाइसी फूड को अवॉइड करें और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लें, और हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे रेगुलर एक्सरसाइज उसको फॉलो करें। मेरा ये मैसेज होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, या जिनका वज़न ज़्यादा होता है, या जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, या जिनको हार्ट की डिजीज़ होती है, वो रोज़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। रोज़ा रख के उनको अल्लाह ताला का जो सवाब है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बेहतर हो सकते हैं अगर वो प्रॉपर डाइट लें, उस दौरान में परहेज़ का ख्याल रखें, और वज़न कम हो सकता है, सिगरेट छोड़ सकते हैं, उस दौरान में प्लान कर सकते हैं। और लेकिन डॉक्टर का मशवरा फिर भी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से उन पेशेंट्स में जिनको कॉम्प्लेक्स कार्डियक डिजीज़ हो या जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का हाई हो। अदरवाइज़ वो रोज़े भी रख सकते हैं और उसका उन्हें डबल फ़ायदा भी मिल सकता है। थैंक यू डॉक्टर कमर, आपका मशवरा। जी, तो मेरा ताल्लुक़ तो डायबिटीज़ से, मैं डायबिटीज़ के ज़्यादातर पेशेंट्स देख रहा होता हूँ। तो एक रमज़ान एक अच्छा मौका होता है कि आप अपनी शुगर्स को भी बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जैसे ग़िज़ाई एहतियात के मुताल्लिक़ बात की गई कि ख़ुसूसन अफ्तार के वक्त कहीं हम ओवर ईटिंग ना कर लें और बहुत ज़्यादा ऐसे कार्बोहाइड्रेट रिच आइटम्स जो हैं उनका इस्तेमाल ना करें। तो ये भी देखा गया कि शुगर बेहतर कंट्रोल में आ जाती है, और बाज़ लोग जो खाने पीने की एहतियात रमज़ान में नहीं कर पाते, उनका शुगर्स का कंट्रोल वर्स हो जाता है। एक इसमें बहुत ही अहम बात है, बाज़ चीज़ें जो हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बाज़ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि आपकी शुगर को लो करा सकती हैं, तो इनको पहले एडजस्ट कराया जाता है। तो आप अपने फ़िज़िशियन से, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से रमज़ान में से शुरू होने से पहले रब्ता करें ताकि आपकी मेडिकेशंस को एडजस्ट किया जा सके और आप सेफ़ली रोज़ा रख सकें। मैं इस स्टेज पे एक पॉइंट पे स्ट्रेस करूँगा कि इफ्तारी के वक्त बहुत ज़्यादा
प्योर शुगर का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि जो प्योर शुगर है वो एकदम से एब्ज़ॉर्ब मैदे से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है और एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, और इससे जिस्म बहुत बोझल हो जाता है, पल्पिटेशन होने लगती है जिस्म में, पसीने आने लगते हैं, इसको डंपिंग सिंड्रोम कहते हैं। तो खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार करें और फ्रूट चाट इस्तेमाल करें, और इसके बाद कम्प्लेक्स शुगर का इस्तेमाल रादर देन के बहुत प्योर शुगर का इस्तेमाल करें। इससे ये डंपिंग सिंड्रोम से भी आदमी बच सकता है। मेरी तरफ से सिर्फ यही मैसेज है कि रमज़ान आपको म्याना रवि सिखाता है, मॉडरेशन को याद रखें कि अपने पूरे लाइफस्टाइल में रखें, और कुकिंग मेथड्स को चेंज करें। ज़रूरी नहीं है कि फ्राइड आइटम से ही आपकी इफ्तारी या सहरी हो, उसको आप बेक, ग्रिल या स्टीम आइटम्स भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी तमाम नेचुरल सोर्सेज लें, आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। Thank you so much. I would like to say thank you to all my expert panels and faculty. मेरी तरफ से लास्ट मैसेज ये होगा कि जितना मॉडरेशन में और एतदाल में खाएंगे आप उतने बेहतर रोज़े गुजार सकते हैं। पानी का, हाइड्रेशन का स्टेटस आपको बहुत अच्छा रखना है, और अपने हेल्दी और अनहेल्दी मेन्यूज़ ऑप्शंस आपको सारे दे दिए गए हैं, तो काइंडली अपने मील को इस तरह प्लान करें कि आपके रोज़े जो हैं वो अच्छे गुजरें, और बजाय से कि हम गैसेस और ब्लोटिंग और मज़ीद तेज़ाबियत और हाई शुगर्स के मसलों के साथ उल्टा रोज़े हमें छोड़ने पड़ जाएं, हम उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्दी डाइटरी ऑप्शंस पे जाएं और दवाइयों का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से करें। अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऑन बिहाफ ऑफ आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल आई वुड लाइक टू से थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।